बारूद और गैस सिलेंडर जो कि झोपड़ी में मौजूद था वो फट गया, जिसकी वजह से ये उपद्रवी मारे गए हैं। जबकि 11 को लाठी डंडों की चोट आई है। जो आसपास के स्थानीय निवासी थे उन्होंने भी पुलिस का साथ दिया, इन उपद्रवियों पर लाठी डंडे बरसाए, कई को पकड़ने में भी सहयोग किया। 22 उपद्रवी मारे गए हैं और अब जवाहर बाग को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है, ये डीजीपी ने जानकारी दी। आश्रम में रखा हुआ था गोला बारूद, साथ ही वो कह रहे थे कि भारी संख्या में असलहा वहां पर था, जिसका अंदाजा पुलिस को नहीं था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पेड़ों के ऊपर ये उपद्रवी बैठे थे और वहां से इन्होंने हथियारों के माध्यम से पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि पुलिस बच पाती, अपना बचाव कर पाती, 2 अफसर शहीद हो गए, जिसमें स्टेशन ऑफिसर यानी कि थाना प्रभारी और साथ ही एसपी सिटी शामिल थे। साथ ही कुल मिलाकर 21 लोग इस पूरे घटना में मारे गए हैं। अब तक 124 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही डीजीपी ये भी जानकारी दे रहे थे कि लंबे वक्त से इसे खाली कराने के लिए नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद जवाहर बाग को खाली नहीं कराया जा सका, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब आदेश आया तो पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। इसके लिए पहले से ही नोटिस भेजा जा चुका था। जवाहर बाग में रहने वाले आश्रम के लोगों को, पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं, उनका उपचार इस वक्त अस्पताल में किया जा रहा है। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कुछ कहना था उत्तर प्रदेश के डीजीपी का। ये तो आप ही बताएंगे, मैं जो बता रहा हूँ मुझे जितना मालूम था बताया। सर कुल कितनी मौतें हुई हैं? 22 और 2। अच्छा, पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट से क्या था, मतलब किस वजह से ये या प्लान्ड ऑपरेशन था या अनप्लान्ड ऑपरेशन? मैंने ये पूरी बात अभी बताई। मैंने पूरी बात अभी पिछले 10 मिनट ऑपरेशन से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बताया गया था वो सर ये पिछले 2.5 साल से यहाँ पे ऑपरेशन से पहले, इस कार्रवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुई थी, उसमें बताया गया था कार्रवाई इस कार्रवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें बताया गया था कि कभी भी कार्रवाई हो सकती है। किसने की थी? अधिकारियों ठीक है, कल की थी। उसके बाद ये कार्रवाई आज ही बताया जा रहा है कि केवल रेकी थी। कल ये बताया गया था कि कभी भी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ये तो नहीं कहा गया था कि रेकी थी। तो ये बहादुर अधिकारी जख्मी हुए और बाद में उस चोट की वजह से शहीद हुए। उसके तत्काल बाद पुलिस द्वारा अपना फिर संयम बनाते हुए और रीऑर्गेनाइज करते हुए और पुलिस बल को इकट्ठा करते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और अगले घंटे 1.5 घंटे के दौरान जितने उपद्रवी थे उनको चैलेंज किया गया, उनसे मुचाटा लिया गया और जवाहर बाग को पूर्ण रूप से खाली कराया गया। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा अपने कुछ झोपड़ियों में, जिसमें उन्होंने तथाकथित रूप से गैस के सिलेंडर और गोला बारूद रखे हुए थे, उनमें उनके द्वारा भागते समय आग लगा दी गई, जिससे उन झोपड़ियों में विस्फोट हुए, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक मथुरा वालों ने सुनी और ऐसा लगता है कि इन झोपड़ियों में जो विस्फोट हुआ उसकी वजह से भी कई उपद्रवी चोटिल हुए और अंततः कुछ उसमें मारे भी गए। शाम तक पूरे इलाके को खाली करा लिया गया और अब जो है जवाहर बाग पूरी तरह से साफ हो गया है। सारे उपद्रवी वहां से हटाए जा चुके हैं। ये भी बताया गया कि चूंकि ये कुछ
समय से यहाँ पर रह करके आसपास के लोगों को परेशान कर रहे थे। तो जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो मथुरा की जनता ने पुलिस का सहयोग करते हुए उनको पकड़ने में मदद की और कुछ के ऊपर अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन पर हल्का बल भी प्रयोग किया और बल प्रयोग करने में कुछ को चोटें भी आई हैं। कुछ ऐसी भी चोटें आई हैं लाठी डंडों की जो कि पब्लिक द्वारा चलाए गए, जिसमें कि अधिक चोट लगी और लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। अब तक की सूचना के अनुसार कुल मिलाकर 22 उपद्रवी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 11 आग में झुलस कर मरे हैं। वो आग जो उन्होंने खुद लगाई थी उसमें झुलस कर मरे हैं और बाकी जो हैं लाठी डंडे की या अन्य प्रकार की चोट से मरे हैं। उनमें से एक महिला है, बाकी पुरुष है। पुलिस की ओर से बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे 2 जवान अधिकारी श्री मुकुल द्विवेदी एसपी सिटी और श्री संतोष यादव एसओ ये शहीद हुए हैं। बहादुरी से लड़ते हुए, कानून की रक्षा करते हुए, कानून का परचम बुलंद करते हुए वो शहीद हुए हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देकर हमने यहाँ से बड़ी दुख के साथ विदा किया है। और हम समझते हैं कि शासन द्वारा और विभाग द्वारा उनको, उनके परिवार को वो सारी सहायता और मदद और सांत्वना हम देंगे, आज भी और कल भी और परसों भी, जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी, जिससे कि उनका जो दर्द है उस पर हम मरहम लगाने की किसी हद तक हम सफल हो सकें। अभी तक के since you said that you had planned to evacuate the land If you allow me to complete, I'll tell you the whole thing. If you give me time, I'll tell you. Please continue. अब हम आपको दिखाएंगे कल की तस्वीरें, जिस वक्त हमला किया गया, जिस वक्त पुलिस बल वहां पर पहुंचा, वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरों से बयां हो रहा है। क्योंकि जब पुलिस बल वहां पहुंचा तो पहले से ही ये उपद्रवी पेड़ों पर मौजूद थे और वहीं से पुलिस वालों पर ये फायरिंग करने लगे, असलहे फेंकने लगे और कई पुलिस वाले इसमें घायल हो गए और शहीद भी हो गए। पुलिस वालों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में असलहा, गोला बारूद, बम इत्यादि ये सब इन उपद्रवियों के पास मौजूद हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आवाजें भी आ रही हैं किस तरह से लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखा कि सिपाहियों की मौत हो रही है, गोली उन्हें लग रही है, अंदर से गोलियों की आवाज आ रही थी। और ये बाउंड्री वॉल जहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, पहले जब जैसे ही बाउंड्री वॉल को गिराया गया उसके बाद से ही फायरिंग शुरू हो गई। घुस गए। तुम रहने, तुम मत करो, तुम मत करो, यहाँ से कोई तुम मत करो। चलो। फायर हो रही है, फायर नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है। नीचे वो मार दिया वो मार दिया वहाँ। अबे सिपाही मार दिया। अबे सिपाही मार दिया तुम्हारे अंदर। सिपाही मार दिया अंदर। तो मर गया सिपाही। हट जाओ भैया हट। तुम मत बोलो। घुस गए। तुम रहने, तुम मत करो, यहाँ से कोई तुम मत करो।
चलो 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 फायर हो रही है, फायर नीचे हो यार, नीचे फायर हो रही है इधर से। मार दिया। मथुरा के कथित सत्याग्रहियों का सरगना रामवृक्ष यादव फिलहाल फरार है। रामवृक्ष यादव पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उसकी हरकतें भी पुलिस प्रशासन को मालूम थी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। मथुरा में गुरुवार की रात को पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने वाले शैतानों का सच हैरान करने वाला है। ये तकरीबन 2 साल पहले मध्य प्रदेश के सागर से चलकर यहां आए। इन सत्याग्रहियों ने प्रशासन से 5 दिन की मोहलत मांगी और इनके अगुआ रामवृक्ष यादव ने अपने अपराध की टहनियां फैलानी शुरू कर दी। जरा रामवृक्ष यादव की बातें सुनिए। मेरी मांग है भारतीय सिक्का। भारतीय सिक्का क्या है? रूलर कौन है? फर्स्ट सिटीजन कौन है? जिसके बिना नागरिकता जो है रिकग्नाइज नहीं होगी, संभव। आपका फर्स्ट सिटीजन कौन है? राष्ट्रपति है। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। तो वो तो उनको तो पता नहीं है। हमारे यहाँ भेज रहे हैं कि हमको इस बात का पता नहीं, पता लगा रहे हैं। इनके अत्याचार से मथुरा के लोग परेशान हुए, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। रामवृक्ष यादव, जो यहाँ एक समानांतर सरकार चला रहा था, उसकी हकीकत भी अजीब है। 5000 कथित सत्याग्रहियों का नेता रामवृक्ष यादव गाजीपुर का रहने वाला है। ये बाबा जय गुरुदेव का पुराना चेला है, जो विरासत नहीं मिलने पर अलग हो गया। 2 साल पहले इसने गुरु के आश्रम पर हमला भी किया था। करीब 3 साल पहले ये सत्याग्रह के नाम पर मथुरा आया और धरने के नाम पर अवैध कब्जा करने लगा। रामवृक्ष यादव पर हत्या की कोशिश और अवैध कब्जे के 8 मुकदमों समेत कुल 12 मामले दर्ज हैं। इस पर 15 लोगों पर जानलेवा हमले करने के आरोप हैं। बलवा, मारपीट और धमकाने के 4 मामले दर्ज हैं। लेकिन ये रामवृक्ष यादव खुद को सत्याग्रही कहता आया है और गुरुवार की रात के रक्तपात में इसकी सीधी भूमिका थी। रात की घटना के बाद रामवृक्ष यादव फरार है और पुलिस उसे तलाश रही है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 सालों की सारी जानकारी और इसके आपराधिक रिकॉर्ड होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मदन गोपाल के साथ अनुज मिश्रा, मथुरा आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी इस खबर पर बने रहेंगे। गैर मौजूदगी की खबर दिखाना भी हेमा को नागवार गुजरा, लेकिन एक सांसद के तौर पर फर्ज भी वो जैसे भूल ही गई हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी बहुत खुश हैं। अपनी नई नवेली फिल्म एक थी रानी की शूटिंग में व्यस्त हैं। मुंबई के करीब मड आइलैंड में लाइट्स, कैमरा, एक्शन के कमांड गूंज रहे हैं। लेकिन एक एक्ट्रेस शायद एक सांसद के तौर पर अपना बुनियादी फर्ज भूल गई हैं। मुंबई में शूटिंग में वक्त देने वाली हेमा मालिनी के पास करीब 1100 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करने की फुर्सत नहीं। मथुरा जल रहा है, लेकिन हेमा के लिए शूटिंग जैसे सबसे ऊपर है। मथुरा ने हेमा मालिनी को अपना सांसद चुनकर संसद में भेजा, लेकिन मुंबई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उनकी लिस्ट में कौन ऊपर है, मथुरा या मुंबई। It is very sad that 2 of our very good police people we lost, but they really faced very bravely. It is really admirable, and I feel very sad that we lost 2 of the police. खुद हेमा मालिनी ने ट्वीट करके शूटिंग के लिए अपने जोश का भरपूर जिक्र किया। हेमा लिखती हैं कि मड आइलैंड में एक थी रानी की शूटिंग कर रही हूँ। विजया राजे सिंधिया पर बन रही फिल्म में लीड रोल कर रही हूँ। लेकिन फिल्म की शान में कसीदे गढ़ने वाली हेमा को मथुरा याद नहीं रहा। वो भूल गई कि इस वक्त उन्हें मुंबई की बजाय मथुरा में होना चाहिए था। वो भूल गई कि एक सांसद के तौर पर मथुरा के लोगों को उनकी जरूरत है। जलते मथुरा में बतौर सांसद उन्हें अमन बहाली की कोशिशें करनी चाहिए थी, लेकिन हेमा को मड आइलैंड की लहरें ज्यादा लुभा रही हैं। मथुरा में आग लगी है, लेकिन हेमा मड आइलैंड की खूबसूरती की तारीफ किए जा रही हैं। उन्होंने ट्वीट करके उन दिनों को याद किया जब मड आइलैंड जाने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब तेज रफ्तार बोट 2 मिनट में वहां पहुंचा देती है। मड आइलैंड की दूरी पर तफसील से ज्ञान देने वाली हेमा को शायद मथुरा तक की 1100 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा लगी, तभी तो मुंबई से बाहर निकलना उन्हें मंजूर नहीं, भले उनका संसदीय क्षेत्र जलता रहे। संसदीय क्षेत्र के लिए फर्ज तो भूल गई, लेकिन फिल्मी दुनिया के लिए कर्ज उतारना जरूर याद रहा। आज तक ब्यूरो।
और हेमा मालिनी के इस शूट वाले ट्वीट से बीजेपी नाराज है। हेमा ने ट्वीट किया था कि वो मड आइलैंड में शूटिंग में व्यस्त हैं। बीजेपी इस बात से नाराज है कि आखिरकार फिल्म शूटिंग वाले ट्वीट की फोटो हेमा मालिनी ने क्यों डाली। इस बात से बीजेपी खफा है और अभी तक हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं बीजेपी की, वो अभी तक मथुरा नहीं पहुंची हैं। 1100 किलोमीटर की दूरी अभी तक नहीं तय कर पाई हैं। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो जरूर उन्होंने ये फोटो जो ट्वीट करके डाली थी वो फोटो हटा ली है और उसके बाद खेद भी व्यक्त किया है कि मथुरा में जो कुछ हो रहा है उससे उन्हें दुख हुआ है। जरूरत पड़ी तो वो मथुरा जाएंगी। बीजेपी ने उनसे ट्वीट हटाने के लिए कहा। विवाद के बाद हेमा मालिनी ने ट्वीट हटा दिया है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।